नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को लगभग 6 महीने पूरे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जो घोषणाएं हुई हैं, जो काम हुआ है, उनको लेकर या तो युवा या जनता या ख़ास तौर पर गरीब लोग खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से वो सड़क पर उतर रहे हैं। राजधानी में आज युवाओं ने रोज़गार के मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया। उनकी बात तो नहीं सुनी गई, परंतु पुलिस ने लाठियां जरूर उन पर खूब भांजी और ऐसे में विपक्ष अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इन आंदोलनकारियों के बीच पहुंचा और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बात को वे प्रमुखता से उठाएंगे। परंतु यहाँ एक बात और उठती है कि सत्ता में बैठे लोगों को क्या ये भान नहीं है कि किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं और उनसे निपटने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी या मंत्री क्या कार्रवाई कर रहे हैं। कभी घटिया चावल बढ़ जाता है और उस पर सवाल कोई और उठाए, विपक्ष उठाए तो समझ में आती है, पीएमओ ने ही ये सवाल उठाए। कभी ये समझ में आता है कि जनप्रतिनिधियों की, नेताओं की उपेक्षा हो रही है अफसरों द्वारा, उस पर भी पीएमओ सवाल उठाता है। तो ये ऐसे कारण भी निकल कर आ रहे हैं कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उन महानुभावों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात करें अगर हम वरिष्ठ चिंतक, विचारक, एक नेता, समाजसेवी के रूप में, तो संजीव मोहन गुप्त जी हैं, वो यहाँ अपना पक्ष रखेंगे। आपका स्वागत है संजीव जी। और पूर्व सांसद के रूप में सूरजभान सोलंकी जी रहेंगे। सो वे हमें बताएंगे कि जो व्यवस्था में खामियां आ रही हैं, ये इनका कारण क्या है। तो सबसे पहला सवाल संजीव जी आपसे बनता है कि आज से ये प्रदर्शन की जो श्रृंखला शुरू हुई है, क्योंकि अभी तक सड़क पर बड़े प्रदर्शन नहीं दिख रहे थे कोरोना काल के चलते, पर युवा बेरोजगारों ने आज पहली बार सड़क पर आकर एक बड़ा प्रदर्शन किया है राजधानी में, रोशनपुरा चौराहे पर। इसमें बहुत सारी युवतियां भी शामिल थीं जिनको पुलिस ने पकड़ा भी, फिर उनके साथ मारपीट भी की है, मतलब लाठियां भी भांजी हैं। आप क्या मानते हैं, ये स्वाभाविक रूप से ये युवाओं ने किया है या ये सब प्रायोजित था? तिवारी जी देखिए, हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, जब तक विपक्ष सड़क पर आकर अपनी मांगे, जनता की मांगों को नहीं उजागर करेगा, तब तक सरकार के कार्य में जू नहीं होगी। आजकल लोगों को मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, वो कुछ भी कमेंट लिख देते हैं और सोशल मीडिया पे मांग करके सोचते हैं उनकी जवाबदारी पूरी होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया पे सरकार भी है, सरकार भी देख लेती चुप बैठी रहती है। मैं स्वागत करता हूँ जो आज विपक्ष की ओर से, युवा कांग्रेस की ओर से, ये मुद्दा आज का नहीं है। पिछले 5 महीने में आप देखें तो लगभग 2 करोड़ रोजगार जो है जा चुके हैं। लोग बेरोजगार होकर घर पे बैठे, और जो नए युवा हैं जिनको रोजगार मिलना चाहिए था, उनका कोई अता पता नहीं है। और आगे अगले 6 महीने में उनके साथ क्या होने वाला है, ऐसा कोई डेटा न सरकार उपलब्ध कराती है, न उनको आश्वस्त करती है। केवल कह देती है कि हम इतनी जगह हम निकाल रहे हैं, उसमें हम दे देंगे। अब कब दे देंगे, कब होगा, कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी, इसका कुछ पता नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने। सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक जनप्रतिनिधि के नाते आप समस्याओं से रूबरू भी हो रहे हैं जनता से। ये जो बेरोजगारी की समस्या निकल कर आ रही है सामने, क्या राज्य सरकार के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि जो ये देख ले? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं विभाग तो बने हुए हैं परंतु उनका काम नज़र नहीं आता है। आपको नहीं लगता कि ये मशीनरी काम नहीं कर रही, उसकी वजह से ये सब चीज़ें आ रही हैं सामने? नौजवान के साथ में तिवारी जी हमेशा से एक दुखदाई पहलू ये रहा कि पुरानी पीढ़ी ये समझती होगी कि जब ये बूढ़े हो जाएंगे तब इनको काम मिल जाएगा। मैं इसको नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बेरोजगार होना, बेरोजगार के लिए रोजगार ढूंढना, ये सरकार अपने, जब डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, और मैं कह रहा हूँ 15 साल जब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी तो यूथ के बारे में और यूथ को रोजगार देने के बारे में कई भावी योजनाएं बनाई गई होंगी, लेकिन हर 5 साल में
वोट डलने के बाद वो रिन्यू होती गई कि ये अगले 5 साल बाद देखेंगे, उसके 5 साल बाद देखेंगे। आज जो राजधानी के अंदर आक्रोश जो युवा के मन में है, पिताजी के पास का काम चला गया और जो उस अवस्था में है कि पिताजी का हाथ बटा दे, जो पुराने ज़माने में कहावत होती थी कि लड़का नौजवान हो गया है, पढ़ लिख के तैयार हो गया है, जब उसको ये मालूम पड़ गया कि मेरे घर के अंदर अब राशन पानी की दिक्कत आने वाली है, जीडीपी -23 चली गई है, किसी तरह के रोजगार में वो खुद भी चाहे कि मैं हाथ बटा लूँ, तो पीछे जो हमने कोविड के चक्करों में देखा कि वहाँ रोजगार तो गए ही गए, चलते हुए धंधे भी जिसमें वो खड़े होकर बैठता। मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जिन्होंने MBA किया और हमारे पास में आके ये बात कहने को तैयार है वो कि घर के माँ बाप कह रहे हैं कि तुमको दिन भर कहीं जाना है तो पेट्रोल के पैसे 4-5 हज़ार रुपये कम से कम नौकरी के लिए निकाल लो, किसी ऐसी दुकान में जाके बैठो जो तुमको 5 हज़ार रुपये दे दे, पेट्रोल के तो हमसे मत मांगो कम से कम। ये एक शर्मनाक स्थिति है नेताओं के लिए भी कि युवकों के बारे में क्या काम हो, और जो सरकार में सालों तक बैठे रहे उनके लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है कि अब सड़कों पे आंदोलन होगा, पुलिस लाठी चलाएगी, उसके बाद में भगदड़ होगी, किसी न किसी परिवार का होनहार बच्चा इस भगदड़ में किस नुकसान पे पहुंचेगा सरकार आकलन नहीं कर रही है, और ये युवा सरकारों को बदल देता है। मैंने इनको सरकारों को पीछे कई बार, जब युवा पीछे पड़ जाता है तो बदल देता है। अब बदलने की स्थिति इसलिए नहीं है कि दिल्ली के चुनाव दूर हैं, वहाँ वाले भी भाषण कर रहे हैं, वहाँ वाले भी रोजगार के बारे में। पर मध्य प्रदेश में अभी चूंकि 27 उपचुनाव हैं, तो ये युवाओं का आक्रोश क्या लगता है आपको, ये कुछ मैनिपुलेटेड है या स्वाभाविक ही है? देखिए, अगर युवक सड़क पे है तो भोपाल के अंदर वो पहुंचा है, या तो उसको राजनीतिक या प्रायोजित में तब मान लेता जब सिर्फ 27 जिलों के 27 विधानसभाओं में जहां चुनाव हो रहे हैं वहीं अगर प्रदर्शन सिर्फ होता तो ये माना जाता कि ये प्रायोजित है, विपक्ष का है। लेकिन राजधानी के अंदर चूंकि मुख्यमंत्री से लेके सारे अधिकारी बैठे हैं जिनकी जवाबदेही है कि युवकों के लिए हम चैनल के माध्यम से, युवकों के लिए हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से, युवकों के लिए हम भाषणों में फिर से, देखिए पिछली सरकार का, और मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि 21,000 से तो ज़्यादा पुरानी आश्वासन पेंडिंग है। अब वहाँ से शुरू करें, 21,000 एक गिन के चले, 6 महीने हो गए, आपको रोड मैप तैयार नहीं है। दिल्ली वाले कह रहे हैं हम इतने लाख करोड़ दे रहे हैं, उसके कोई अते पते नहीं है। तो कहाँ जाएंगे आखिर ये युवा? सड़कों पे आएंगे, आज आए हैं, कल ये किसी विकराल रूप में आएंगे, तब जगने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा संजीव जी, चूँकि आप बहुत बारीकी से मीमांसा करते रहे हैं समाचार पत्रों में, तो ये जो परिस्थिति बन रही है ये एक दिन में ही बनी है या फिर जैसा कि अभी सूरज जी ने कहा कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही, फिर अभी 1.25 साल कमलनाथ जी की भी रही, क्या कोई एक डेटा तैयार नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में? क्या एक कोई व्यवस्थित प्लानिंग नहीं है? इन्वेस्टर समिट बस दिखावा बन गई हैं ये सब? देखिए, इन्वेस्टर समिट तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक आपके पास, आप कोई भी बड़ा उद्योग ले आइए, अगर छोटे उद्योग उसको बैकअप देने के लिए नहीं है तो वो बड़ा उद्योग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बड़े उद्योग के लिए जो केंद्र की नीति है, अगर आप इसको देखें, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के पीछे पड़ गया, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब आप देखिए, पूना रेलवे स्टेशन का टिकट, एक प्लेटफॉर्म का टिकट जो 10 रुपए का आपको 1 घंटे के लिए अलाउ करता था, वो 50 रुपए हो गया। आपके यहाँ बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ये बात लिखी भी है और वीडियो के माध्यम से डाली भी है कि आप अगर आंकड़े देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी है -23.9% नीचे चली गई है, और उसको क्योंकि हर तिमाही में हमको देना पड़ता है फिगर्स क्या है, क्योंकि हमारे को वर्ल्ड बैंक रेटिंग करता है, वर्ल्ड से हम रेटिंग करते हैं, हम कॉम्पिटिशन में रहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान का जीडीपी का आंकड़ा आ जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश का आंकड़ा लेंगे तो ये 23.9 तो बहुत कम की बात कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, केवल कागजी कार्रवाई, हवाबाजी के भाषण, और केवल लोगों को लुभावने सपने दिखा देते हैं। अगर सामने युवक है तो उसको युवक की बात कर देते हैं, महिलाएं हैं तो महिलाओं की बात कर देते हैं।
अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले हम बच्ची को देवी के रूप में पूजेंगे। उसके बाद से आप रेप की घटनाएं देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या है। और पिछले डिबेट में भी मैंने एक बात आपको उठाई थी कि ये कोविड के पीरियड के दौरान जब से लॉकआउट हुआ है तब से आज तक में लगभग मध्य प्रदेश में ऐसे 23 गैंग बन चुके हैं युवा के लोगों के, जो केवल डकैती और लूटपाट कर रहे हैं। आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। रीवा जैसी छोटी सी जगह पे कल 10 लाख की ब्राउन शुगर पकड़ी गई। मैं कल्पना नहीं कर सकता, मैंने अपने जीवन के करीब 20 साल रीवा में निकाले हैं। इतनी छोटी सी जगह जहाँ पे 2-2.5 लाख लोगों की आबादी है, वहाँ पे 10 लाख की ब्राउन शुगर और कोरेक्स जो कफ सिरप आता है उसकी खपत और उसकी वहाँ पर कालाबाजारी और उसकी जो रेड करके पुलिस वहाँ पकड़ रही है, वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो कहीं 500 बोतल, कभी 1000 बोतल, कभी 200 बोतल, इस तरीके से पकड़ रहे। यूथ जा कहाँ रहा है? जब यूथ को घर में देख रहा है कि मेरे घर में खाने को पैसा नहीं है, पिता है उसकी नौकरी चली गई। एक जगह आप दिखाते हैं, आपने सैनिक ने शहादत करी, उसके परिवार को आप 1 करोड़ रुपए पहुंचा देते। एक वही बैंक कर्मचारी आपके यहाँ होर्डिंग उसके सर पर गिर गया, जिसकी बेटी की शादी ड्यू थी, आज तक सरकार ने उसको मुआवजे की रकम नहीं दी है। इस बात को 4 महीने हो गए। तो शिवराज सरकार क्या कर रही है? केवल आश्वासन दे रही है, जैसे पहले देती चली आई। नहीं, यहाँ क्या ये बात भी सामने आ रही, 6 महीने हो चुके हैं और 15 साल का अगर पिछले शासन में देखें तो 13.5 साल शिवराज जी के रहे, अभी 6 महीने ये होने जा रहे हैं उनको। और अगर इस कार्यकाल में आपको क्या लग रहा है कुछ सुधार है या नहीं, कि कलेक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, कभी घटिया चावल बट रहा है, कभी कहीं किसी को राशन ही नहीं मिल रहा है, दुकानों पर जो MRP पर चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही हैं, ये क्या अव्यवस्था है? देखिए, ये तो बरसात हो गई, कई जगह बाढ़ आ गई, ये मुद्दा थोड़ा सा दब गया। पहले खाद की कालाबाजारी की बातें आ गई, अभी आपने देखा होगा 20 दिन पहले। बिल्कुल। और उस पर हम लोगों ने अपनी टीम लगाई, हमने टीम लगाकर वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के नाम पे पर्ची काट देता है, बोलता मेरे पास स्टॉक नहीं, दूसरा वाला तीसरे के नाम पे काट देता है, उसके पास स्टॉक नहीं है। और इस तरीके से ये एक जगह पर ले जाके उसको रख लेते हैं, वहां से उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। और ये सरकार के पूरे संज्ञान में है, नॉलेज में है। जहां तक आप सड़े गेहूं की बात कर रहे हैं, मैंने सड़े गेहूं पर देखा, कमलनाथ जी ने इस बात को उठाया और ये बात एक चैनल के माध्यम से पहले उठी। वहां पर वाइट में लोगों ने बोला कि साहब हमको जिस तरीके का चावल इतना सड़ा बदबूदार मिल रहा है, ऐसा चावल खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसे चावल सरकार, इससे अच्छा हम भूखे रहें, हम भीख मांग के खा लेंगे, ऐसे चावल सरकार ना दे। तब सरकार की आंखें खुली और उसके बाद आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री जी का बयान आता है, उन्होंने एक शायरी उसमें कर दी कि पहले तो बोला खरीद जो है वो कांग्रेस सरकार के समय की है, उसकी जांच हो जाएगी। अभी आज शिवराज जी का ही बयान आ गया, हम जांच, अरे आप जांच कीजिए, जो आदमी भूखा है पहले उसका इंतजाम करेगी, आप जांच के लिए जनता पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। क्या लेना देना जांच से? और ये जो घटिया चावल की जांच जिस तरीके से पीएमओ ने कराई है, तो आपको क्या लगता है शिवराज सरकार पर भरोसा नहीं है पीएमओ को, या फिर वो अपनी पैरेलल एजेंसी चला के देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके की सरकार चल रही है? देखिए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, आपने अगर देखा हो कि ये 6ठा साल है सरकार का केंद्र, और 6ठे साल में मोदी जी ने जितने वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल में जितने वादे किए थे, उसकी अब सीमाएं सारी निकल चुकी हैं। आदरणीय सोलंकी जी ने कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज, वो 20 लाख करोड़ इतना बड़ा है कि कोई लिखना भी नहीं जानता, उसका आज तक कोई कहीं छींटे तक नहीं आए। दूसरी की तरफ आप देखिए कि मन की बात में इस बार 50 लाख से ऊपर डिसलाइक्स आए हैं। पहली बार सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो मोदी जी को इतने डिसलाइक्स मिले, रिजेक्शन शुरू हो गया। ठीक है, तो रिजेक्शन उनका शुरू हो गया। अब जब आप एक सोशल मीडिया पर रिजेक्शन शुरू करते हो, इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, चीन पे हमारा
वो था बेरोजगारी, इतना बड़ा मुद्दा था हमारा। कोविड के केसेस आज हम लगभग 40 लाख के हम पहुंच गए, 39 लाख हमने क्रॉस कर लिया। और पहले से केस बढ़े, अगर आप मध्य प्रदेश का देखिए तो 1000 केस नहीं निकलते थे, आज 1672 केस हैं। बिल्कुल। तो क्या पीएमओ चेक कर रहा है यहाँ स्पेशली कि भाई कोई गड़बड़ी हो रही है तो वो भी मॉनिटर कर रहा है? क्योंकि चावल घोटाला जो है वो पीएमओ ने ही पकड़ा है। और बालाघाट की बात करें, मंडला की बात करें, तो केंद्र की जो एजेंसियां हैं उन्होंने सर्वे किया और उसमें पाया कि यहाँ की सरकार घटिया चावल दे रही है। तो और उसकी बताइए हाँ, तिवारी जी कि केंद्र की सरकार का हस्तक्षेप राज्य सरकार में कैसे हो सकता है? केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, राज्य में भी इन्हीं की सरकार है। ये केवल विषय को आगे खींचने के लिए बढ़ा दिया उन्होंने कि इन्होंने एक यहाँ भाषण दे दिया कि हम इसकी जांच कराएं, केंद्र ने बोला हम भी जांच कराएंगे। तो लोग वेट करें, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, आपने सुना है। आदमी तो वहाँ भूखा है, गरीब। हाँ। अब वो इन लोगों की जांच का इंतजार करेगा कि अपने पेट की भूख मिटाएगा? बिल्कुल नहीं, बहुत सही बात कही। यहाँ सूरज जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप चूँकि एक पॉलिटिशियन हैं, क्या लगता है इस बार शिवराज जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर निगाह बहुत कुछ बारीकी से रखी जा रही है? जैसे मैं एक छतरपुर का उदाहरण देता हूँ, कलेक्टर हैं वहाँ के शीलेंद्र सिंह, उन्होंने बैठक बुलाई दिशा की, जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं रहती हैं उनकी समीक्षा की होती है बैठक, उसको दिशा नाम दिया गया। उसमें वो खुद ही नहीं पहुँचे, तो दिशाहीन हो चुका था। हाँ, तो उसमें वीरेंद्र जी ने पीएमओ को शिकायत की कि साहब मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हूँ, वर्तमान में सांसद भी हूँ, और कलेक्टर मुझे यहाँ बैठक का टाइम दे के और निकल लिए कहीं। तो शिकायत जो है वो वहाँ पहुँची और उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और यहाँ कैफियत पूछी गई शिवराज सरकार से। क्या लग रहा है आपको कि वो बहुत माइन्यूटली मार्किंग हो रही है वहाँ से? देखिए, मध्य प्रदेश का जो एक स्पेशल रेफरेंस है जिसमें वो कहते हैं कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर जांचें शुरू कर दी और घटिया चावल पहुंच गया, और सरकार के और बाकी जो अफसर हैं वो सब इधर उधर बाएं ताएं ताक रहे हैं। ये उन लोगों को खुश करने के लिए धीरे से बात की गई है जहां है चुनाव, कि अब दिल्ली पकड़ करके और काम कर रही है। अभी देख लीजिए और 2-3 महीने जैसे ही चुनाव होते हैं, ना तो हमने ऐसे मुद्दों को कभी चलते देखा, ना जांच देखी, ना किसी का सस्पेंशन सुना, और न सरकारों के ऊपर जूं रेंगी इन बातों को लेके। और मैं इससे भी आगे बात करना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ अभी घटिया चावल और लोगों ने कहा खाने लायक नहीं है। उन गरीबों की बात करिए जिन्होंने उसको कुछ ना मिला से कुछ मिला समझ के जो खा लिया और वो अपना खुद इलाज करवाते फिर रहे होंगे, उनकी तो गिनती ही नहीं होगी जिससे वो बीमार हुए। कोई सरकार ने इसका भी डाटा दिया कि हमने ये ख़राब पहुंचा दिया था, इसमें इतने लोग बीमार हो गए। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी को जिम्मेदार माने कि ये जो पर इसमें आज शिवराज सरकार का एक बयान आया है कि साहब इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी थी कमलनाथ सरकार को कि बिहार झारखंड से जो चावल आ रहा है जो 19 में खरीदा गया है वो बहुत ख़राब है, जानवरों के योग्य है, वो इंसानों के योग्य नहीं है। परंतु उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा नहीं था उस समय, इसीलिए बीजेपी हमलावर हो रही है। कोई बात नहीं, आपका हमलावर होने से बात नहीं होती। जिस वक्त आप बांट रहे थे उस वक्त जिन हाथों ने बांटा है उनको रोकने की बात करिए, उन पे मुकदमे करने की बात करिए। मेरे गोडाउन के अंदर 10 साल से सामान पड़ा था, लेकिन जिस मैनेजर ने ले जाके जिस गरीब के मुंह में डाला है, जिस अधिकारी ने उस गरीब के मुंह में डाला है, जिस सरकार ने उसके मुंह में डाला है, उसको दोषी किया जाएगा। उसका काम नहीं था रोक ले, मुट्ठी बंद कर ले उन चावलों का। अगर आपको ऐसे जलूल जो भी के साहब उस साल में ये हो गया था, वो तो अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि जो सरकार का है मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कई बार निकल ही जाता है कि वो पंडित नेहरू के ज़माने से ऐसे ही चला आ रहा है हर चीज़ के अंदर जो है कि साहब वहाँ का ख़रीदा हुआ कि 20 साल पुराना चावल जितना पुराना होता है अच्छा होता है। वो तो खैरियत है कि उनको किसी ने अकल दी होगी कि ये बातें ना करें। अब देश जो है और युवा जो है और अब किसान इस मामले को संज्ञान में लेने लगा है, लेकिन उसकी बेचारे की बात कोई सुनता नहीं है, तो बेचारा मुँह महसूस करे जाता है। ये सब जांचें लिपापोती की बातें हैं और ये चुनाव को ध्यान में रख के जानबूझ के इस तरह की बातें फैलाई। सिस्टम की अगर हम बात करें तो शिवराज सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो कैसी है कि जनप्रतिनिधियों की और नेताओं की सुनवाई नहीं है?
अब क्या कहें, पीछे भी वो बेचारे कहते आए, अपने भाषण 13 साढ़े 13 साल जो रहे वो करते आए। अधिकारियों ने कहा आपका काम है बोलने का, आपका काम है भाषण देने का, और हमारा काम है जो हमें करना है वो ही करना है। आपके कहने और नहीं कहने से क्या फ़र्क होता है, ये मैं उनकी पकड़ और ये मैं उनके बारे में जितना लोगों से सुन रहा हूँ वो ये निचोड़ आया है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा संजीव जी कि जो मशीनरी है क्या उसमें तेज़ी नहीं आ पा रही है? सीएम निर्देश तो खूब देते हैं पर वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जैसे उन्होंने कहा हर गरीब के लिए मैं राशन पहुंचा के रहूँगा, कोरोना काल में कोई भूखा नहीं रहेगा। अब यहाँ तो दूसरी तस्वीर निकल कर आ रही है। तिवारी जी देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जो हादसे होते हैं ना वो एक सबक देके जाते हैं। जो यहाँ पर जनवरी फरवरी में राजनीति का नंगा नाच हुआ है, जिस तरीके से सरकार को खरीद कर तोड़ा गया है, उसके बाद सरकारी अधिकारी इस इंतजार में बैठे हैं कि इस चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। उनको पता है टेम्परेरी फेज है 5 महीने का, 6 महीने का, ज्यादा 6 महीने के अंदर सियाह और सफेद हो जाए। भले ही उनको सीटें कम चाहिए हो, कांग्रेस को ज्यादा चाहिए हो, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, खजाना खाली है, महामारी से पूरा प्रदेश और देश जूझ रहा है, लोगों के पास बेरोजगार है, कोई धंधा नहीं चल रहा है। सोलंकी जी ने बोला कि पिता ये कहता है बेटे से कि भाई कम से कम 2000-3000 जो तुम कम से कम पेट्रोल के लिए हमसे लेते हो वो मत लो, उसका इंतजाम कर लो। और वो बच्चे के अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। तो प्रशासन क्या है, ये सब आईएएस अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी हैं, सब समझते हैं। ये आराम से बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि पहले कोई एक परमानेंट गवर्नमेंट आ जाए कि जो हमें पता है कि 3 साल इसके अंडर में काम करना है। सही बात है। अभी उन्होंने 12 महीने पहले ट्रांसफर झेला, एक इतनी बड़ी लिस्टें आई कांग्रेस की जब सरकार थी, उन्होंने हर विभाग का, हर बाबू का ट्रांसफर किया, उसका शिवराज जी उन्होंने फिर कर दिया। तो उनको पता है कि जब तक कोई सरकार परमानेंट नहीं आनी है तब तक हमारे को केवल ट्रांसफर झेलने, तो जहां हम हैं वहां हम मस्त रहें। और मैं इनकी बात से, सोलंकी जी की बात से 100% सहमत हूँ कि ये प्रशासन की गलती है कि उन्होंने खराब चावल बांटा। तो बांटा कैसे? अधिकारियों के यहाँ पर पूरी लिस्ट बनती है, सारी चीजों की जानकारी होती है, किसने उस फाइल पर दस्तखत किए उस आदमी को अरेस्ट करिए ना आप कांग्रेस के ऊपर आप राजनीति क्यों खेल रहे हैं? इस पर आप राजनीति मत खेलिए। जो गरीब को आपको फीड कर रहे हैं, उसको भूखे आदमी को भूख मिटाइए उसकी। मैं तो आज भी बोलूंगा कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में जो 20 लाख करोड़ है, वहां मोदी जी के पास जाके बोलना चाहिए कि भाई साहब 20 लाख करोड़ है, मध्य प्रदेश का कितना था हमको दे दीजिए, तो हम कम से कम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दे दें और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको हम पैसा दें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को एडीआर का पैसा जमा करने के लिए 10 साल का समय दिया। भाई हमको एमएसएमई को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जो ठेकेदार हैं जिन्होंने काम कंप्लीट करते जा रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री आवास योजना के हो गए, दूसरे सड़कों के काम हो गए, ये हो गए, इन ठेकेदारों को पेमेंट करें तो इन्हीं के पास जब पैसा जाएगा तो रोजगार आएगा, मार्केट में आएगा वो। सही। और यही काम देंगे। आज तो मंडी पे आता है मजदूर, खड़ा रहता है 5 घंटे, उसको काम नहीं मिलता, 2-4 लोगों को काम मिलता है, बाकी लोग भूखे पेट चले जाते हैं। तो ये स्थिति है। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, ये केवल इंतजार कर रहे हैं कि भैया चुनाव हो जाए, पहले कोई स्थायी मुख्यमंत्री जी आप स्थायी बन के आओ, भाषण दो तो हम माने। अभी आप अस्थायी मुख्यमंत्री हो, क्या माने? ये एक और बात यहाँ सूरज जी निकल कर आ रही है कि जिस तरीके की राजनीति चल रही है इस समय, कांग्रेस अपना क्लेम कर रही है, बीजेपी अपना क्लेम कर रही है कि हम ज़्यादा जनता के हितैषी हैं, पर जो चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि 1.25 साल में कमलनाथ सरकार का भी ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं निकल कर आया है कि रोजगार बढ़ते नज़र आते हों उससे। हम तो एक ही बात कह रहे हैं, हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया। ये फैसला जनता ने, अब मतदाता ने अपने वोटिंग बूथ के अंदर जाके करना है। सवाल सिर्फ इतना है कि किसको सबसे लंबा टेन्योर मिला, जवाबदेही किसकी सबसे ज़्यादा बड़ी। जो 13.5 साल काम करता रहा, जिसको जनता ने हटा दिया,
और फिर से मैनिपुलेशन होके ये जो काम हुआ है, जो आम जनता बात कर रही है कि अगर ये नहीं होती तो कमलनाथ जी अगर होते इस वक्त मुख्यमंत्री तो उनसे सवाल जवाब होते। आज सवाल जवाब जितने भी हैं, जितनी भी सरकार के खिलाफ जो बातें हैं, वो 13.5 साल, शिवराज जी की बात कर रहा हूँ मैं, सरकार को छोड़ दीजिए क्योंकि एक आदमी के पास कितना अनुभव है, और 6 महीने ये जोड़ लीजिए, तो आप रोज़ मॉनिटर कर रहे हो, रोज़ हम देख रहे हैं सरकार कदम उठा रही है। फिर चुटकुला वही निकल के बार बार आता है कि लोग पूछ रहे हैं सरकार कदम उठा रही है तो रख किधर रही है, कि हवा में ही है। कदम उठा लिया है मैंने, अब रखूंगा किधर ये पता नहीं है, और किस साल में रखूंगा ये नहीं पता, चुनाव के बाद रखूंगा या चुनाव के बाद में अगला नया मैनिफेस्टो बनेगा उसके बाद रखूंगा। तो ये जवाबदेही उन लोगों की है जो सत्ता में है, घटिया काम कर रहे हैं, और जिनको जवाब वोटर देगा, ऐसा मेरा मानना है। और हो सकता है कि यदि नाराज़गी बड़े पैमाने पे बदली तो इस सरकार फिर से वापस से बदलनी पड़ेगी लोगों को। बिल्कुल। कितनी सत्यता लगती है आपको इसमें संजीव जी कि दोबारा कांग्रेस की सरकार आ जाए? देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैं समझता हूँ अगर अगल बगल पहुंचे तो फिर खरीद करो तो मैं तो मतलब बड़ा आपसे बता रहा हूँ, अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहा। सही है। अधिकारी को ये पता है कि ये सत्ता का खेल है। जब एक परमानेंट चीफ मिनिस्टर आएगा, जब तक परमानेंट चीफ मिनिस्टर आके अगले 2 साल 3 साल के लिए नहीं आता है, तब तक उनको पता है कि हमको क्या करना है, कि आज जो काम हो रहे हैं उसकी कल फिर वो नया सरकार अकाउंटेबिलिटी पूछेगी। बिल्कुल। बहुत फिर उनके उठा के पटक के इधर से बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और वाकई जनता इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि नीतियां बन रही हैं, उसके लिए घोषणाएं हो रही हैं, परंतु वो उसे महसूस नहीं हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ हवा में दिख रही हैं। और ऐसे में युवा भी सड़क पर उतर रहा है, किसान भी परेशान है, और सबसे बड़ी बात वो गरीब जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी घोषणाएं कर रहे हैं, वो भी यहाँ सार्थक होती नज़र नहीं आ रही है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।